नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास यहाँ पे आप लोगों की चलेगी फ्रावेल, मॉन्टेसरी, कोहलबर्ग, पावलॉव को यहाँ पे क्रो एंड क्रो, इन सब पे यहाँ पे जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उन सब की संभावनाओं को आज खत्म कर देंगे, क्योंकि हम लोग आज यहाँ पे रिपीट करके जाएंगे एग्जाम में जितने भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जल्दी से क्या करिए, सभी लोग आ जाइए। और जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे टॉपिक्स पे। एक बार नजर डाल लीजिए आप लोगों की जितने भी आज बनाए गए हैं यहाँ पे टॉपिक्स कितने महत्वपूर्ण यहाँ पे है। ठीक है, कोहलबर्ग, किंडरगार्टन, फ्रावेल, सबसे यहाँ पे प्रश्न रखे गए हैं, जो कि आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और आप लोगों के लिए प्रश्न भी रखे गए हैं, लेकिन चलिए पीडीएफ ज़्यादा है, हम क्या करेंगे, अपने पहले टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। यहाँ पे देखिए, पहले ही अपना फिगर लगाने का मतलब ये है कि कुछ लोग पीडीएफ के लिए मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि मैम पीडीएफ दे दीजिए, मैम पीडीएफ दे दीजिए। इसलिए हमने पहले ही अपना फिगर लगा दिया है, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हम मैम नहीं सर हैं। ठीक है, तो चलिए, आवाज़ थोड़ी पतली है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बस पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और मस्ती से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। साथ में लाइक भी कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, लाइक करते चलिए सभी लोग। और चलिए बढ़ते हैं अपने यहाँ पे पहले टॉपिक्स पे, जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे पावलाव से। ठीक है, पावलाव से बात करेंगे, और एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, बात करेंगे पावलाव से, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझते हुए चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का बहुत ही 5 दिन बचा है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहले बात करेंगे पावलाव से। ठीक है, पावलाव ने उद्दीपक के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा। उद्दीपक, उद्दीपक वो होता है जिससे आप प्रभावित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उद्दीपक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा विशेष रूप से जान ले। वातावरण में उपस्थित वे सभी जीव जो हमें प्रभावित करते हैं, उद्दीपक कहलाता है। जैसे क्या होता है कि अगर सामने पत्थर है, आप सामने से जा रहे हैं चल के, ठीक है, जा रहे हैं, यहाँ से जाते जाते आप इसमें टकरा गए। ठीक है, अगर आप टकरा गए और इससे आपने सीख लिया कि सामने जो पत्थर है, हम दोबारा उससे जाके टकराएंगे तो हमें चोट लग जाएगी, इसलिए आप क्या करेंगे, अपना मार्ग बदल देंगे। तो यानी इस पत्थर ने आपको क्या किया, प्रभावित कर दिया। यानी आपको देख कर रास्ते चलना है। यानी वो जीव, वो वस्तु जो आपको प्रभावित करता है, ठीक है, जो आपको प्रभावित करता है, उसे उद्दीपक कहा जाता है। अब उद्दीपक होता क्या है, अब थोड़ा सा जान लें, क्योंकि उद्दीपक के बिना जाने हुए आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे उद्दीपक से। ठीक है, उद्दीपक होता क्या है, एक बार इसी बात पे लाइक कर दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, उद्दीपक जो होता है दो तरीके से होता है। पहला होता है अस्वाभाविक होता है, दूसरा होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक जो होता है आप खुद से सीखते हैं, और स्वाभाविक जो होता है किसी के द्वारा, बिना किसी के दबाव में आप सीख लेते हैं। जैसे स्वाभाविक की अगर बात किया जाए, तो स्वाभाविक के अंतर्गत क्या आता है, प्रबल तीव्रता होती है, इच्छा होती है, स्वतः अनुक्रिया। प्रबल तीव्रता के मतलब ये होता है कि आप सीखने के लिए पे क्या करते हैं, आप उस पे लगन करते हैं। ठीक है, सीखने के लिए प्रबल हैं, आप उस पे सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं, यानी आप स्वतः से अधिगम के द्वारा सीख रहे हैं। यानी प्रबल तीव्रता होती है, यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ये देखिए स्वाभाविकता होता है। जैसे क्या होता है, अगर पत्थर है, आपको देखिए, अगर यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर आपको पड़ रहा है रास्ता, और इस तरह से घूम के जाएंगे तो 3 किलोमीटर पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको ऊपर से चढ़ के चले जाएंगे। ऐसा होता है। तो ये क्या होता है कि प्रबल तीव्रता होती है, आपको लगन होती है। और इच्छा, आपके इच्छा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो उद्दीपक होता है, आप अपनी इच्छा के, जैसे क्या होता है कि पुस्तक अगर पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी इच्छा है, आपकी क्या है, लगन है, तीव्रता, आपकी प्रबल तीव्रता है। स्वतः अनुक्रिया, यानी सीखने के लिए आप उस पर क्या करते हैं, जुझारू हैं। तो ये आपकी क्या हुआ, जो स्वाभाविक है, इसके अंतर्गत आपका प्रबल आता है, इच्छा आती है, स्वतः आती है। लेकिन अगर बात करें, एक हिस्सा इसका ये भी है कि अस्वाभाविक। ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब किसी के बिना दबाव, किसी के बिना कहे ही हो जाता है। जैसे आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर उद्दीपक की बात किया जाए, तो आप लोगों ने शुरुआत से ही पढ़ते हुए आया बीटीसी बीएड में कि एक लौ का दिया होता है। ठीक है, दिया होता है जिससे बालक छूता है और जल जाता है। ठीक है, उसे ये ज्ञान हो जाता है, दोबारा उसे नहीं छूता है कि अगर हम इसे छुएंगे तो जल जाएंगे। यानी उसे ये दीपक जो है प्रभावित कर दिया। प्रभावित करने वाला हर एक जीव वस्तु क्या होता है, उद्दीपक होता है। तो अगर आप लोगों ने इतना समझ लिया, तो हम क्या करें, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, और जल्दी ही आप लोगों को पीडीएफ मिले। जितने लोग मैसेज करते हैं और ग्रुप में तुरंत ही पीडीएफ दे दिया जाता है, लेकिन ये पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पीडीएफ, ये क्लास ही आप लोगों की केवल लाइव चलेगी। तो आप लोग देख लीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है बस वही चलेगी, और पीडीएफ आप लोगों की मिलने की संभावना नहीं है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, विद्यालय में शिक्षक का कार्य क्या होता है। ठीक है, यानी विद्यालय में शिक्षक कार्य क्या होता है, पहलाव के अनुसार। ठीक है, अगर बात किया जाए यूसी, जो स्वाभाविक होता है, वो जो होता है यूसी
यस होता है, और जो अस्वाभाविक होता है वो UCR होता है। अगर स्वाभाविक की बात किया जाए तो ये किसी वस्तु के द्वारा होता है, और जो UCR होता है, याद रखिएगा UCR जो होता है ये जो होता है लार टपकता है उसके अनुसार होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, उसे छोड़िए। यहाँ पे टॉपिक हमारा है विद्यालय में शिक्षक के कार्य क्या होते हैं। शिक्षक के कार्य क्या होता है? अवलोकन होता है, दूसरा पाठ्यक्रम होता है, तीसरा होता है सरल प्रकरण होता है, तीसरा चौथा होता है कठिन प्रकरण, और चौथा पांचवा होता है छोटे खंडों में विभाजित करना, और छठा होता है साहचर्य, और सातवां होता है अनुकरण। अब इसके बारे में विशेष रूप से हम लोग जानेंगे आखिर होता क्या है। देखिए, एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है? कक्षा में सबसे पहले अवलोकन करना, यानी पढ़ाने के दौरान, यानी कक्षा में क्या हो रहा है उस गतिविधियों को जानने के लिए क्या करना है? अवलोकन मिस होता है देखना। क्या होता है? देखना। याद रखिएगा, ठीक है। अवलोकन मिस होता है देखना। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि कौन सा बालक पढ़ रहा है, कौन सा बालक नहीं पढ़ रहा है, तो अवलोकन करते रहना चाहिए। अब दूसरा बात करेंगे पाठ्यक्रम यानी विश्लेषण। पाठ्यक्रम विश्लेषण यानी किस अनुसार पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है, कितने खंडों में, अगर अधिक बड़ा खंड है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर क्या करना चाहिए? बालकों को बताना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। अब दूसरा हमारा देखिए क्या कर रहा है? सरल प्रकरण, मतलब बालक के वातावरण से जुड़ा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पे बालक जो आते हैं वो क्या होता है? अपने परिवेश से, अपने घर की भाषा से लैस होते हैं, उससे आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी भाषाओं को माध्यम बनाकर, उसके माध्यम के द्वारा हमें, वातावरण के माध्यम से हमें उन्हें सिखाना चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख सकें। तो यानी बालक के वातावरण से जुड़ा होना चाहिए जो भी प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब चौथा बात करेंगे कठिन प्रकरण, मतलब ये कि वह प्रश्न जो बालक को कठिन आता है वह कठिन होता है, यानी बालक को जो नहीं आता है, जो प्रश्न वो कठिन होता है। यानी कोई भी बालक हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपको ही जो प्रश्न, जो भी सब्जेक्ट नहीं आता है वो आपको क्या लगता है? कठिन लगता है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना चाहिए? उसे खंडों में विभाजित कर देना चाहिए, छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसे क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। या फिर क्या करना चाहिए? ऐसे प्रश्नों को समूह चर्चा के माध्यम से सिखाना चाहिए। अगर समूह चर्चा के माध्यम से अगर बालक सीखता है तो क्या होता है? उसका ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है। देखिए, यूँ ही आ गया छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना, इसके अंतर्गत ही आएगा, ये तीनों के अंतर्गत ही है। विश्लेषण मिस होता है बांटना, ठीक है। छोटे छोटे खंडों में बांट कर क्या करना चाहिए? समस्याओं को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बालक क्या करे? उसे आसानी से सॉल्व कर सके, ये होना चाहिए। अब साहचर्य क्या होता है? इसे बहुत तरीके से सभी लोगों ने बताया है, लेकिन हम जो बताएंगे यहाँ पे साहचर्य का माध्यम जो होता है उसे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि साहचर्य का मतलब ही होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, ठीक है, याद रखिएगा। अब जोड़कर बालकों के समक्ष प्रस्तुत करना, ये साहचर्य के नियम के अंतर्गत आता है। साहचर्य मिस होता है जोड़ना, याद रखिएगा। ये आपको अगर याद हो गया तो आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जोड़कर समक्ष प्रस्तुत करना क्या है? कि सभी घटनाओं को, प्रस्तुतिकरण को क्या करना चाहिए? बालक के तर्क के आधार पर क्या करना चाहिए? प्रस्तुत करना चाहिए जोड़कर, ठीक है, ताकि बालक उस पर चिंतन कर सके। तो यही होता है साहचर्य। साहचर्य मिस होता है जोड़ना। इतना अगर आपको आ गया तो समझिए आपने प्रश्न को सॉल्व कर दिया। अब देखिए सातवां क्या आता है? सातवां होता है अनुकरण। अनुकरण में से सभी लोगों को पता है दोहराना। तो बालकों को क्या करना चाहिए? दोहराने से मुक्त, यानी दोहराने, कंठस्थ करने पे बल नहीं देना चाहिए, लेकिन दोहराने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। अगर बालक क्या करेगा? आपके पीछे पीछे दोहरा रहा है, ठीक है, आपके वाक्यों को, तो वो सीखेगा, लेकिन उसे याद करने यानी कंठस्थ करने पे जोर नहीं देना है। हमें क्या करना है? अनुकरण मतलब क्या होता है? एक देखिए क्या होता है? अर्जन, भाषा अर्जन जो होता है अनुकरण के माध्यम से होता है। बालक स्वतः ही अपने परिवेश में अनुकरण, यानी क्या होता है? एक अधिगम होता है, एक अर्जन होता है। तो अर्जन जो होता है स्वतः ही हो जाता है। तो जो अनुकरण होगा हमारा यहाँ पे वो अर्जन के अंतर्गत आएगा। बालक बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कोहलर से। कोहलर से भी प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी प्रश्न रखे गए हैं, ठीक है। उन सब को यहाँ पे हम क्या करेंगे? बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे कोहलर की। अगर कोहलर की बात करते हैं तो इन्होंने सिद्धांत दिया था किस पे? सूझ का सिद्धांत दिया था, ठीक है। सूझ का सिद्धांत दिया था। और ये सभी क्या थे? गेस्टालवादी थे। और गेस्टालवादी के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोफका भी आते हैं, ये गेस्टालवादी हैं। यहाँ पे देखिए वर्धीमन भी आते हैं, ये भी कौन है? गेस्टालवादी हैं। और कुर्ट, यहाँ पे कुर्ट होगा, ठीक है, कुर्ट लेविन भी जो हैं ये भी गेस्टालवादी हैं। और गेस्टालवादी क्या होते हैं? पूर्णतया क्या करते हैं? मनोवैज्ञानिकता पर आधारित होते हैं, ठीक है, गेस्टालवादी होते हैं, ठीक है। ये पूर्णतः क्या होते हैं? सूझ के सिद्धांत, यानी क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कोहलर ने किस पे सिद्धांत दिया था? सूझ का सिद्धांत दिया था। और यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है? गेस्टालवादी कहा जाता है। और गेस्टालवादी के अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? यहाँ पे कोफका आते हैं, वर्धीमन आते हैं, और यहाँ पे कुर्ट लेविन आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी विशेषता क्या है?
इन्होंने क्या कहा है, चलिए देख लेते हैं। इन्होंने कहा शिक्षक को कक्षा में बालक के सामने रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? इन तीनों चारों लोगों ने कहा है। कौन कौन से? कोहलर ने कहा है, कोपका ने, वर्धमान ने कहा है, कुर्ट लेविन ने कहा है। इन लोगों ने सूच का सिद्धांत, ठीक है, कोहलर ने दिया था, इतना आपको पता हो गया। कोपका, वर्धमान, कुर्ट लेविन और कोहलर जो है गेस्टालवादी हैं, और गेस्टालवादी का मतलब होता है पूर्णतः सत्य, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इन्होंने शिक्षकों के लिए क्या कहा है। तो शिक्षकों के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कहा है कि समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए, ठीक है। बालकों के समझ शिक्षक को क्या करना चाहिए? समस्या, नई सूचना, पूर्व ज्ञान, द्वंद्व, सूचना का अधिकार, क्रियाशील, और यहाँ पे समाधान और सूझ। याद रखिएगा आप लोगों के लिए 10 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों को 8 प्रश्न सही करने हैं, ठीक है। टॉप प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें आप लोगों को कहीं से भी प्रश्न रख दिए गए हैं। वो प्रश्न ऐसे हैं कि आप लोगों को एग्जाम में आना ही आना है। यहाँ पे 100 में से 99% आपको कह सकते हैं कि वो प्रश्न जो होते हैं जो आज रखे गए हैं वो एग्जाम में आने की संपूर्ण संभावना है, ठीक है। तो बात करेंगे शिक्षक को कक्षा में बालक के सामने रखना चाहिए, क्या है। तो हमने सभी लोगों को जान लिया इन सातों को। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे पहला समस्या। बालक को हमेशा समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए। छोटे छोटे खंडों में बालक के समस्या एक समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए, और समस्या के माध्यम से क्या करते हैं, बालक तर्क विकसित होता है, ठीक है। उनके तर्क करने की शक्ति जो होती है, बौद्धिक शक्ति जो होती है, ये विकसित होती है। और समस्या प्रस्तुत करेंगे बालक के समझ, तभी वो चिंतन करेगा। ये होनी चाहिए। नई सूचना, यानी क्या होता है, नई सूचना का मतलब ये है कि बालक समझ ऐसी प्रश्नों को रखना चाहिए जिससे बालक कुछ ना कुछ नया सीखे। ये होता है नई सूचना, ठीक है। पूर्व ज्ञान, बालक को पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए, उसके पूर्व ज्ञान को जान लेना चाहिए। शिक्षक को, याद रखिएगा, किसको जानना चाहिए, शिक्षक को, याद रखिएगा, शिक्षक को बालक के पूर्व ज्ञान को क्या करना चाहिए, जान लेना चाहिए। जिसके जानने के बाद क्या करना चाहिए, उसके परिवेश के, उसके वातावरण के साथ जोड़कर उसको पाठ्यक्रम को रखना चाहिए। और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। अब बात करेंगे द्वंद्व। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कई बार बने, ठीक है, सीटेट में बने। अब द्वंद्व होता क्या है, अगर लंबे समय तक यहाँ पे द्वंद्व होगा, ठीक है, ठीक है, द्वंद्व होगा, ठीक है। द्वंद्व के बाद भी निष्कर्ष ना हो तो बालक कुंठा हो जाता है। याद रखिएगा, अगर बालक किसी पे चिंतन कर रहा है, किसी प्रश्न पे चिंतन कर रहा है, और लगातार करते जा रहा है, और उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है, क्या हो रही है, कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, कुंठा कहलाएगा। ऐसे प्रश्न आपको आ चुके हैं। द्वंद्व की भावना ये होती है कि अगर तुरंत ही उसको क्या समाधान दे दिया जाए तो बालक सही कर लेता है। अगर उस प्रश्न पे जूझा ही रह जाए, एक ही प्रश्न पे, एक ही टॉपिक्स पे, तो वो कुंठा कहलाएगा, अगर उस पर आगे ना बढ़ा जाए, ठीक है। तो सूचना का अधिकार, क्रियाशीलता होनी चाहिए। यानी क्या होनी, बालक में करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना। देखिए 2 शब्द आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। उन दोनों को आपको जानने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। वो 2 चीज क्या है, पहला देखिए क्या है, पहला आपका एक मिलेगा प्रोत्साहित मिलेगा, एक मिलेगा हतोत्साहित, ठीक है। एक मिलेगा हतोत्साहित, एक मिलेगा प्रोत्साहित। तो जो हतोत्साहित होता है ये नेगेटिव होता है, और प्रोत्साहित जो होता है आपका सकारात्मक होता है। यानी आपको इन दोनों में अंतर समझ लेना चाहिए। हतोत्साहित जहां पर भी आए आप समझ लीजिएगा वो ऑप्शन गलत है, अगर प्रोत्साहित जहां पर आए वो समझ लीजिएगा आपका सही होगा, ठीक है। तो ये सभी आपको समझते हुए आगे चलना है। अब बात करेंगे समाधान, ठीक है। समाधान का मतलब ये है कि बालकों की हर चिंता का समाधान आपको करना पड़ेगा। अगर बालक आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नों का उत्तर उसे तुरंत ही बता देना चाहिए, ताकि वो क्या करे, प्रेरित हो, आगे चलने के लिए प्रेरित हो, ठीक है। तो अगर सूझ का सिद्धांत आप लोगों ने पता ही चल गया है कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलर ने दिया है, ठीक है। सूझ यानी तत्काल ही सूझ जाना, यानी समस्या ऐसी प्रस्तुत करनी चाहिए बालक तुरंत सोच के उसका उत्तर दे अपने अनुसार। तो ये होना चाहिए, समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए छोटे छोटे टुकड़ों में, नई सूचना, पूर्व ज्ञान, द्वंद्व और सूचना, और समाधान और सूझ, ये होना चाहिए बालकों की समझ। ये किसने कहा है, कोहलर ने कहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं किंडरगार्टन, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए किंडरगार्टन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे शिक्षण विधियां। आप शिक्षण विधियों से क्या क्या आता है आपका, किंडरगार्टन विधि, ठीक है। शिक्षण विधि के अंतर्गत किंडरगार्टन विधि आती है, ठीक है। किंडरगार्टन विधि के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग ही लाइक करते चलिए। कुछ ना कुछ अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट में फूल पत्तियां थोड़ा सा डाल लीजिए। आपस में बातें करते रहते हैं तो थोड़ा सा क्लास भी एकदम अच्छा लगता है, ठीक है। यानी गतिशील अच्छा लगती है, ठीक है। तो आप लोग गतिशील बालक हैं, ठीक है, तो अच्छे से सीखते हुए चलिए। तो देखिए हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉरी मजाक कर रहा था। यहाँ पे बात करेंगे किंडरगार्टन विधि से, ठीक है। यहाँ पे किंडर शब्द जर्मन, यहाँ पे जर्मन भाषा का शब्द है। इस विधि के द्वारा शिक्षण सर्वप्रथम जर्मनी में किया गया था। इस विधि के प्रतिपादक कौन थे, फ्रावेल, ठीक है। कौन थे, फ्रावेल थे। अब इसके बारे में जान लेंगे आज पूरी तरीके से किंडरगार्टन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में फ्रावेल महोदय के बारे में जितना भी इन्होंने बात कहा है उन सब को हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे, इन्होंने देखिए इस विधि के अंतर्गत 3 से 7 वर्ष के बालक जो होते हैं, ठीक है,
उन पे इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, इस विधि के माध्यम से 3 से 7 वर्ष के बच्चों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, यानी यहाँ पे शिक्षा प्रदान किया था। और इन्होंने कहा था कि इस विधि को खेल विधि, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व शिक्षा केंद्र भी कहा जाता है। देखिए, अगर प्रश्न बनता है कि किंडरगार्टन को किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं खेल विधि के नाम से जाना जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है, पूर्व शिक्षा के नाम से जाना जाता है, पूर्व शिक्षा का केंद्र के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, इतना जान लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनके जो इन्होंने कहा है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। इस विधि के माध्यम से फ्रावेल महोदय ने निम्न बातों पर जोर दिया था। देखिए, इन्होंने निम्न बातों पर जोर दिया था, और वो बातें कौन कौन सी, चलिए देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम उन्होंने बताया था कि प्रारंभिक स्तर के बालक को सर्वप्रथम स्कूल में प्रवेश लेते समय, ठीक है, उन्हें खेल के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए या फिर सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो बालक प्राथमिक स्तर पे आते हैं, प्रवेश लेते हैं, उनको उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, खेल के माध्यम से देना चाहिए या फिर खेल खेल में सिखाना चाहिए। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि इनकी शिक्षा संगीत, और यहाँ पे संगीत, ठीक है, संगीत पे जोर देती है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि फ्रावेल महोदय ने अपनी जो शिक्षा दिया था, यानी जो उनकी कह सकते हैं किंडरगार्टन पद्धति किस पे आधारित है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे गीत संगीत पे क्या है आपका आधारित है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक प्रश्न बन सकता है, तो गीत यहाँ पे याद रखिएगा, फ्रावेल महोदय ने गीत संगीत पर जोर दिया था। अब बात करेंगे प्रारंभिक स्तर के बालक गीत में अपनी रुचि सर्वाधिक लेते हैं, यानी प्रारंभिक स्तर पे बालक को अगर गीत यानी खेल पे सिखाया जाए तो याद रखिएगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जहां से एक शब्दों में हम लोग जान सकते हैं कि किस तरीके से एक शब्दों में इन सब को जान सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि फ्रावेल में, ठीक है, एक शब्दों में फ्रावेल महोदय ने क्या कहा है। पहला कहा है कि जर्मनी के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, फ्रावेल महोदय कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, जर्मनी के रहने वाले हैं, और इन्होंने खेल विधि के जनक जाना जाता है, खेल विधि के जनक माना जाता है फ्रावेल को। और इन्होंने 3 से 7 वर्ष के बच्चों पर क्या किया था, अपना शिक्षा देने का प्रावधान बताया था। और इन्होंने पूर्व प्राथमिक, इनकी जो कक्षा थी, जो इनकी विधि थी, जो इनकी किंडरगार्टन थी, अगर इसको कहा जाए किस नाम से और जाना जाता था, तो याद रखिएगा पूर्व, यहाँ पे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के, यानी देखिए पूर्व प्राथमिक का मतलब ये होता है कि आप देखते हैं वो एक आंगनबाड़ी होता है। क्या होता है, आंगनबाड़ी। आप लोग प्राथमिक स्तर में देखते हैं, प्राथमिक स्तर में देखे होंगे कि एक होता है आपका आंगनबाड़ी। क्या होता है, आंगनबाड़ी। ठीक है, आंगनबाड़ी होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्ले ग्रुप कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं आप इसको किंडरगार्टन कह सकते हैं। और इन्होंने बताया था कि शिक्षक के द्वारा होना चाहिए। याद रखिएगा, शिक्षकों के द्वारा होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा किन शिक्षकों के द्वारा होना चाहिए, यहाँ पे शिक्षिका होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये शिक्षक नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, शिक्षिका के द्वारा होना चाहिए। ये जो प्ले ग्रुप का आपका शिक्षण होना चाहिए, खेल विधि आधारित होनी चाहिए, ये किसके माध्यम से होना चाहिए, ये शिक्षिका के माध्यम से, यानी शिक्षक नहीं होगा, शिक्षिका होगा इनके प्रयोग में। और इन्होंने कहा था एक सहायिका भी होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, एक दाई भी होनी चाहिए। सहायिका को आप क्या कहते हैं, दाई कहते हैं। ठीक है, और उनके साथ यानी खेल, यहाँ पे देखिए इनकी जो विधि थी उसे क्या कहा जाता था, खेल विद्यालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने समझ लिया, ये जर्मनी के रहने वाले थे, खेल विधि के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने 3 से 7 वर्ष के बालकों को रखा था अपने प्रयोग में, और इन्हें पूर्व प्राथमिक विद्यालय में रखने का प्रावधान था। और शिक्षक नहीं, शिक्षिका को यानी शिक्षिका, ठीक है, या भी महिला जो शिक्षक है उनके द्वारा होना चाहिए। और एक सहायिका होनी चाहिए, यानी महिला सहायिका भी होनी चाहिए उस पे। और एक विद्यालय, यहाँ पे खेल विद्यालय के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है, सर्वप्रथम बालक को क्या करना चाहिए। याद रखिएगा, जहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना है, और इसी बात पे एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, एक बार लाइक करिए, सभी लोग लाइक करिए। और चलिए बात करते हैं, सर्वप्रथम बालक को क्या करना चाहिए। यहाँ पे खेल माध्यम के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। और खेल माध्यम किस आधार पे होना चाहिए, गीत संगीत के आधार पे होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर बात करें खेल माध्यम की, तो खेल को गीत और संगीत के माध्यम से सिखाएंगे। और दूसरा गतिक और हाव भाव के द्वारा सिखाएंगे। अब बात यहाँ पे बनता है कि गतिक होता क्या है। ठीक है, अगर बात करें गतिक होता क्या है, तो गतिक मिस होता है शारीरिक, और यहाँ पे हाव भाव जो होता है मानसिक। यानी गतिक मिस होता है, अगर यहाँ पे गीत संगीत के माध्यम से सिखाएंगे तो बालक का जो शारीरिक गतिविधि होगी वो भी विकास होगा। और हाव भाव जो होता है मानसिक क्रियाओं पे संचत है। और यहाँ पे रचनात्मक कार्य होता है और सृजनात्मक कार्य, यानी खेल विधि के द्वारा बालकों में रचनात्मक कार्य और सृजनात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि बालक अच्छे से रुचि लेंगे तो अच्छे से उनकी मानसिक शक्तियां जो होती हैं विकसित होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे मारिया मांटेसरी पे। ठीक है, मारिया मांटेसरी में बढ़ते हैं, जो कि इन्होंने अपना प्रयोग देखिए कैसे दिया था, इस पे भी बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कैसे आपके प्रश्न आते हैं। बात करेंगे मारिया मांटेसरी से, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है मारिया मांटेसरी से, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनते हैं। ठीक है,
जी, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे करा है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादन इटली की पहली डॉक्टर महिला जो थी, महिला डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी थी, याद रखिएगा। ये कौन थी? ये इटली की रहने वाली थी, याद रखिएगा। और ये कौन थी? पहली जो मारिया मॉन्टेसरी थी, ये पहली महिला डॉक्टर थी, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ बात करेंगे, ये विशेष रूप से मानसिक और मंद कमजोर बालकों पे इन्होंने क्या किया था? अपनी विधि का प्रतिपादन किया था, ठीक है। अब दूसरा बात करें कि इस विधि के नाम बाल घर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ये जो मारिया मॉन्टेसरी, इनकी विधि को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे बाल घर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि सर्वप्रथम बालक के यहाँ पे ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, यानी किस तरीके से वो सीखना चाहते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। मतलब क्या है कि ज्ञान इंद्रियों को विकसित करना होना चाहिए पहले, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कर्म इंद्रियों की बात किया है, तो उसे भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के आधार पर आवश्यकता अनुसार बालकों को उनके ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण करना चाहिए। यानी ज्ञान इंद्रियों का मतलब आँख, कान, हाथ, नाक, पाँव जो हो गया, इनके द्वारा क्या करना चाहिए? इनको शिक्षा देनी चाहिए, प्रशिक्षण करना चाहिए। फिर इन्होंने बताया कि बालक को उनके ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने के बाद क्या करना चाहिए? कर्म इंद्रियों, यानी उनके क्या है कि हाथ जो हो गए यानी चलने वाले, ठीक है, कर्म इंद्रियों यानी चलने वाले, ठीक है, प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के आधार पर बालक के कर्म इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इससे बालक में क्या होता है? समुचित प्रयोग हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें मारिया मॉन्टेसरी की, तो याद रखिएगा मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की रहने वाली थी? इटली की रहने वाली थी। कहाँ की? इटली की रहने वाली थी, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा अगर बात करें तो इन्होंने ये प्रथम इटली की प्रथम महिला डॉक्टर थी। यहाँ इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने कैसे बालकों पे अपना प्रयोग किया था? तो मानसिक, याद रखिएगा, मानसिक मानसिक विकलांग वाले बालकों पे इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। और यह बता दें प्रशिक्षण देना, इनमें देखिए इनकी शिक्षा कैसी थी, याद रखिएगा। अगर इनकी शिक्षा की बात किया जाए एक लाइन में, तो यहाँ पे बात करेंगे हम। यहाँ पे इनकी बात करें तो इन्होंने इनकी शिक्षा कैसी थी? सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, इनकी शिक्षा, ठीक है, इनकी शिक्षा कैसी थी? तो याद रखिएगा प्रशिक्षण देना। दूसरा आता है इनका ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण, याद रखिएगा ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण। फिर इसके बाद क्या था? कर्म इंद्रियों का, यानी करने वाले हाथ पैर जो हो गए, हाव भाव, उससे होंगे। फिर सामान्य रूप से इन्होंने बताया कि इन्हें पढ़ाना लिखना सिखाना चाहिए ताकि ये अपने परिवेश में घुल सके, ठीक है, ये इन्होंने बताया था। अब बात करते हैं अपने प्रश्नों पे। अगर आप लोग प्रश्न करने के लिए तैयार हैं तो एक बार क्या करिए, यस कर दीजिए। फिर इसके बाद हम अपने प्रश्नों पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही फास्ट तरीके से अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि समय नहीं है, ठीक है। हम बात करेंगे अपने प्रश्नों पर, फिर इसके बाद आप लोगों के लिए फिर कुछ एक नया टॉपिक्स बनाना है जहाँ से आपके प्रश्न फंस सकते हैं। तो हम बात करेंगे पहले प्रश्न से। चलिए सभी लोग एक बार क्या करिए, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो क्या होते हैं? केवल मानसिक होते हैं, केवल शारीरिक होते हैं, केवल संवेदनात्मक होते हैं, मानसिक, शारीरिक और यहाँ पे संवेदनात्मक तीनों होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। जी, हमने आप लोगों को कई बार कहा है कि जहां पर केवल शब्द हो उसे तुरंत काटिए। अगर केवल शब्द तीनों कट गया हमारा तो बचा कौन सा? चौथा बचा। ये आपके ट्रिक है, आप लोगों को ट्रिक पहले ही बता दिया गया है। एक बार सभी ट्रिकों को क्या किया जाएगा, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा। हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण और बाल मनोविज्ञान, इन चारों को क्या किया जाएगा? आप लोगों को बता दिया जाएगा, एकदम एक सटीक तरीके से बताया जाएगा टैग वर्ड के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि केवल शब्द जहां पर भी हो नेगेटिव है, ठीक है, केवल एक पर ही बल देता है, तो ये हमारा गलत है। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक बार लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है। बात कर रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, ऐसे बालक जिसमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रिया में भाग लेने से रोकता है, ठीक है, यह या सीमित रखता है। विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पहला करा है कि जी.डी. फोर्स का है, एडलर का है, क्रो एंड क्रो का है, किम्बल्स यंग का है। तो ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा है। ये किसके संबंधित है? क्रो एंड क्रो से संबंधित है। तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे प्रश्न पे, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या करा है, और अपना टारगेट याद रखिएगा, ठीक है। टारगेट याद रखिएगा, 8 आपको सही करने, ठीक है। 8 आज प्रश्न आपको सही करने, वो भी एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है क्या है? पहला करा कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। दूसरा करा है महंगी और चमकदार सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सामग्री का प्रयोग करना, कथन कहानी का, यहाँ पे कहानी कथन का पद्धति का प्रयोग करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए क्या कहा है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर, विशेष रूप से जहां पर लग जाए, विशेष रूप याद रखिएगा, वो समावेशी याद रखिएगा, विशेष जहां पर भी लगा हो याद रखिएगा, समावेशी बालक है, समावेशी।
समावेशी बालक है, ऐसे बालकों के लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अक्षमता अनुरूप विभिन्न यहाँ पे शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना है, जैसी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार क्या करना है, आपको उसको शिक्षा देनी है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे और देखते हैं ये कितने लोगों का सही होता है। आज कहे ना जितने भी प्रश्न आप लोगों के लिए बनाए गए हैं वो सभी आप लोगों के लिए 1 नंबर या 2 नंबर दे के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा पहला कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, यहाँ पे व्यवहार संबंधित विकार से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? ठीक है, मानसिक अगर बात कर दिया जाए, मानसिक की बात किया जाए तो यहाँ पे डिस्थीमिया से होगा। किससे? ठीक है, डिस्थीमिया से होगा। ठीक है, डिस्थीमिया से होगा। गणितीय विकार की बात किया जाए तो यहाँ पे डिसकैलकुलिया से। किससे होगा? कैलिकुलिया। ठीक है, अगर पठन विकार की बात किया जाए तो ये संबंधित आपके किसे? डिसलेक्सिया से। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने 5वें प्रश्न पे और देखते हैं 5वां प्रश्न यहाँ पे कितने लोगों का सही होता है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा गया है। कह रहा है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? निचले कक्षा के स्तर के बच्चों के साथ छूट मिली चाहिए कि माता पिता और मित्रों के द्वारा दैनिक जीवन में सहायता करनी चाहिए? ये देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ऑप्शन है। तीसरा कह रहा है कि के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी, यहाँ पे श्रव्य मिस क्या आता है कि सुनने, ठीक है, श्रव्य यहाँ पे सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? के साथ विशेष व्यवहार करना चाहिए, विशेष मिस अलग व्यवहार करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा? कौन सा सही होगा? जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, इसका देखिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो देख नहीं सकता तो उसे श्रव्य सीडी के यानी सुनने वाले सीडी का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख सके। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम अपने छठे प्रश्न पे, जो कि बेहतरीन प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा। देखिए कह रहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानतः डैश डैश होता है। क्या होता है? यहाँ पे कह रहा है कि डिसकैलकुलिया होता है, डिसलेक्सिया सा, डिस्ग्राफिया होता है, यहाँ पे डिस होगा। ठीक है, डिस्ग्राफिया होगा, डिस्थीमिया होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ये मानसिक से चला जाएगा। ठीक है, ये मानसिक से चला जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए। डिसकैलकुलिया किससे जाएगा? गणित से जाएगा, गणित से जाएगा। ठीक है, और डिसलेक्सिया, ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा छठे का। जी, शारीरिक रूप से बताया है। ठीक है, डिस्ग्राफिया से, डिसलेक्सिया से। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे किससे जाएगा? डिसलेक्सिया पठन से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे लिखने से होगा। राइट आंसर यहाँ पे शरीर में अगर कहीं भी आपके कोई भी कठिनाई है, ठीक है, तो आप लिखने से संबंधित आपकी कठिनाई होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने, देखिए इसका राइट आंसर तीसरा होगा, डिस्ग्राफिया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे और सभी लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्या करना है, इसको समझना है और अच्छे से इसको क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार क्या है? भाषा अवबोधन यानी भाषा को ठीक से क्या कर रहा है, वो सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा? ऐसे जो विकार होंगे वो किससे संबंधित होंगे? चलाघात, पठन वैकल्प होगा। दूसरा हमारा क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है यहाँ पे दूसरा कि वाक संबंधित रोग। तीसरा कर रहा है बलाघात। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए इसका। तो भाषा अवबोधन यानी भाषा को बोलने में उसको क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है। तो राइट आंसर क्या होगा? चला मिस चलना होता है, गलत है। पठन से नहीं होगा, वाक से नहीं होगा, बलाघात यानी क्या हो रही है? वो बोलने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। एक बार हम तो यही कहेंगे कि एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, शेयर कर दीजिए थोड़ा थोड़ा अपने ग्रुपों में, और लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, साथ में घंटी, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। देखते हैं 8वां क्या कर रहा है। और 8वां सभी लोग क्या करिए, एक बार इसका आंसर दीजिए। तो सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन से विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं? यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन में नहीं की बात किया है, तो ये आप लोग देख कर ही चलिएगा। आत्मविमोह होगा, प्रमस्तिष्क घात होगा, यहाँ पे अभिघात तज होगा, यहाँ पे कह रहा है कि न्यून अवधारण सक्रिय विकार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे, सही सही देंगे। सभी लोग सही सही इसका उत्तर दीजिए सभी लोग। तो आप लोगों के लिए प्रश्न छोड़ा जाता है, और कितने लोगों का आज का सभी सही हुआ है उसको जरा कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइए। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर कहाँ देंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में कैसा देंगे? सही सही सभी लोग दीजिए। आज सभी लोगों को देना है, कोई भागना नहीं चाहिए। ठीक है, और बता दें जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए भाई। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, ये बेल आइकन का घंटी का बटन दबा दीजिए, तोड़ दीजिए, जैसा भी करिए, लेकिन सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए आज। ठीक है, तो सब्सक्राइब दबा लीजिए जो लोग नहीं दबाएं। ठीक है, जो लोग दबाएं रहने दीजिए। ठीक है, आपका लक्ष्य जो होना चाहिए, याद रखिएगा, शिक्षक भर्ती पे एकदम एकाग्र होना चाहिए। व्हाट्सएप
नंबर ले सकते हैं पीडीएफ के लिए। पीडीएफ सबको दी जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो लोग देखिए पीडीएफ आप लोगों को, जिन लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप पे अगर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अगर हमारे द्वारा अगर सभी लोगों को एक साथ तो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, तो आप लोगों को, ठीक है, क्या करना है, परमा एजुकेशन, क्या करना है, परमा एजुकेशन टेलीग्राम, ठीक है, ग्राम, परमा एजुकेशन टेलीग्राम पे जाके वहाँ से आपको 1600 से 1800 पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। आप लोगों को हर शिक्षा, हर प्रश्न, याद रखिएगा, हर एग्जाम के दृष्टि से आप लोगों को कितना प्रश्न पीडीएफ मिलेंगे, 1800 पीडीएफ फाइल मिलेंगे टेलीग्राम पे। परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सर्च करिए टेलीग्राम में, ठीक है, सर्च करिए, वहाँ पर आप लोगों को 1800 पीडीएफ फाइल मिलेंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, ठीक है। तो उत्तर नीचे दिए गए हैं, तो आज की इसका आंसर आप लोग बताते चलिए, ठीक है। इस 8वें का उत्तर जरूर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है। तो पहला नहीं होगा, याद रखिएगा, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा या फिर चौथा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। फीडबैक दिए रहिए, सभी लोग फीडबैक दीजिए कि क्लास ऐसे ही चलाई जाए नोट्स के आधार पे या फिर केवल प्रश्न, ठीक है। आप लोग जैसे कहेंगे वैसे चलाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करिए, 4-5 दिन बचा है, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को।